हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ उच्चारण स्थान। नेक्स्ट चैप्टर है, वर्ण पहले करवा चुके हूँ और उसी का पार्ट है नेक्स्ट उच्चारण स्थान। स्टार्ट करते हूँ। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? जो वर्ण मुख के किसी अंग को स्पर्श करते हैं, जहाँ से उसका उच्चारण होता है, वो उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अर्थात मुख के वे भाग जिसका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है, वर्णों के लिए किया जाता है, वे वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। कंठ से जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं उसे कंठे कहा जाता है। तो कंठ से बोलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ए, आ, कै, खे, गे, घे, अड़े तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठे कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का। ए कहे विसर्ग कंठ, ये एक छोटा सा इसका सूत्र है जो इसमें सारे कंठ से बोले जाने वाले वर्णों का समूह आ जाता है। जैसे ए से ए और आ गया, कैसे क वर्ग वाले कै, खे, गे, घे, अड़े, है और विसर्ग, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? ई, बड़ी ई, चे, छे, जे, झे, ये हैं। अणे न होकर के ये हैं, तो ये का कंप्यूटर में कोई वर्ण नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अणे ही डाल दिया, तो इसको आप ये समझिए। ये तथा श का उच्चारण स्थान तालु है, यानी ये तालव्य से बोला जाता है। हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है इन वर्णों को बोलने के लिए। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। इसके उच्चारण में जिह्वा मुख के ऊपरी भाग तालु को स्पर्श करती है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ईचियस तालु। यही ट्रिक याद कर लीजिए, इसमें तालु के सारे वर्ण आ जाते हैं। ईचियस तालु। ई से ई, बड़ी ई, चे से चे वर्ग वाले चे, छे, जे, झे, ये 5 वर्ण, और ये और श, ये तालु से बोले जाने वाले हैं। नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा होता है दांतों और तालु के बीच जो खुरदरी जगह होती है, उसे मूर्धा कहा जाता है। तो री, टे, ठे, डे, ढे, अणे, रे और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। तो इसका ट्रिक है रीट्रश मूर्धा। रीट्रश मूर्धा। री, टे से टे वर्ग वाला टे, ठे, डे, ढे, ये रे और श, ये मूर्धा से बोला जाता है। तो इसका ट्रिक रहेगा रीट्रश मूर्धा। नेक्स्ट है दंत। दंत से बोले जाने वाले जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा दंत को स्पर्श करती है, उसे दंते कहा जाता है। तो दंत से बोले जाने वाले हैं ते, थे, दे, धे, ने, ले, से का उच्चारण स्थान दंत से है। इन वर्णों को दंते भी कहा जाता है। इसके उच्चारण में जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है। तो इसका ट्रिक है दंत लतश। तो दांतों से कौन कौन सा बोला जाता है? लतस। ले से तलस, ते से ते, थे, दे, धे, ने, ले और श, तलश, दंत तलश। इसका ट्रिक रहेगा। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ से जो ओठों से बोले जाने वाले जिन वर्णों को बोलने में हमारी जिह्वा होठों को स्पर्श करती है या होठ मिल जाते हैं। जैसे ओष्ठ हो गया ऊ, बड़ा ऊ, पे, फे, बे, भे, में तथा उपमधानिया का उच्चारण स्थान। उपमधानिया होते हैं ज और फ।
पे फे में जहाँ बिंदु आती है, जो उर्दू के शब्द होते हैं, उन्हें उपमधानियाँ कहा जाता है। इन वर्णों को ओष्ठ्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जिह्वा ओष्ठ को स्पर्श करती है, तो इसका ट्रिक रहेगा उपम ओष्ठ। उपम ओष्ठ उ पे से पे फे बे भे में ओष्ठ, उपम ओष्ठ इसका ट्रिक रहेगा। नेक्स्ट है नासिका। नाक से बोले जाने वाले वर्ण, ये होते हैं सभी वर्ग का पंचम वर्ण, नासिका से बोला जाता है। जैसे अड़े, ये, अणे, ने, में तथा उच्चारण का स्थान, अनुस्वार का स्थान नासिका कहलाता है। अनुस्वार जिस वर्ण पर या जिस अक्षर पर बिंदु आता है वो अनुस्वार कहलाता है। इन वर्णों को नासिके भी कहा जाता है। ये हर वर्ग का पंचम वर्ण होता है। कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, वे होते हैं ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। ए आई कंठ तालु, इसका ट्रिक रहेगा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इन्हें कंठोष्ठे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ। दांत और होठ दोनों के साथ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। इनके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका। स्थान, स्वर या व्यंजन और वर्ण के प्रकार, जैसे कंठ ए आ के खे गे घे ड़े, ये कंठे होते हैं, तो इनका ट्रिक मैंने बताया था। ए कह। तालु का होता है ई बड़ी ई, चे छ जय झ ये और श तालव्य, तो इसका हो गया रीट्रस। तालु का हो गया इचियस। मूर्धा का है री टे ठे डे ढेणे रे और श, मूर्धन्य कहलाता है। इसका ट्रिक है रीट्रस। दंत का है ते थे दे धे ने ले से दंते, तो इसका ट्रिक हो जाएगा तलस। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ उ बड़ा उ पे फे बे भे में ओष्ठे, तो इसका ट्रिक हो जाएगा उपम। नासिका। नासिका से बोले जाने वाले हैं वर्ग, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, जैसे क वर्ग में अड़े, च वर्ग में ये, ट वर्ग का ने, मैं तय वर्ग का ने, पै वर्ग का में, नासिका हो गया। कंठ तालु ए ऐ कंठ तालव्य, कंठोष्ठ उ औ कंठोष्ठ होता है और दंतोष्ठ व। नेक्स्ट है प्रियतन के आधार पर वर्ण के भेद। प्रियतन या ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यतन को प्रियतन कहा जाता है। जो ध्वनियों का उच्चारण करने में जो यतन होता है उसे प्रियतन कहा जाता है। प्रियतन के आधार पर वर्ण के तीन भेद होते हैं। स्वर तंत्री में कंपन, जिन स्वरों का उच्चारण करने में तंत्र होता है, आवाज कंपन होता है। नेक्स्ट है श्वास की मात्रा के रूप में। नेक्स्ट मुख्य अवयवों के द्वारा श्वास को रोकने के रूप में। तो फर्स्ट है स्वर तंत्री में कंपन। हमारे गले में दो झिल्लियां होती हैं जो वायु के वेग से कांपकर बजने लगती हैं। इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं, जिससे हमारे मुख में स्वरों को बोलने से कंपन होता है, वो स्वर तंत्री कंपन कहलाता है। स्वर तंत्री में होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद किए जाते हैं, सघोष और अघोष। तो सघोष कौन से वर्ण होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है वो सघोष कहलाता है। जिसमें कंपन होता है वो सघोष, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन नहीं होता वो अघोष कहलाते हैं। हिंदी के सघोष व्यंजन कहते हैं गे घे अड़े, जय झ ये, डे ढे ने, दे धे ने, बे भे में, ये रे ले वे है। और तो इसका आप इतना याद कर लीजिए, सघोष का होता है वर्ग के
तीसरे, चौथे और पांचवें लास्ट के तीनों व्यंजन सघोष कहलाते हैं। सबसे इजी ट्रिक इसकी यही रहेगी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है और सभी स्वर सघोष है। नेक्स्ट है अघोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। हिंदी की अघोष ध्वनियां हैं क, ख, च, छ, ट, ठ, थ, थ, प, फ, से और है। तो इसका ट्रिक रहेगा कि वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। पहले और दूसरे वर्ण के बोलने में कोई कंपन नहीं होता, वे अघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है श्वास की मात्रा। श्वास के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्प यानी थोड़ा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा बहुत कम होती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, जैसे क, ग, अड़, च, ज, ये, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, ये, र, ल, व। तो इसका ट्रिक रहेगा वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाएगा। नेक्स्ट है महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है वे महाप्राण कहलाते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और है। तो न, म, ल ध्वनियों को भी महाप्राण कहा जाता है। इसकी ट्रिक रहेगी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएगा। नेक्स्ट है जिह्वा तथा अन्य अवयवों के द्वारा प्रयतन। स्पर्श। तो जिह्वा कहाँ कहाँ प्रयतन करती है? स्वरों को व्यंजनों और स्वरों को बोलने में स्पर्श है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख अवयव जीभ, होठ, दंत, वक्ष आदि को स्पर्श करके परस्पर स्पर्श करके वायु को रोकते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में क से म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है नासिके। नासिका, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से निकलते हुए उसे नासिके कहते हैं, जैसे हर वर्ग का पंचम वर्ण अड़, ये, ण, न, म आदि। नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी, जिसमें स्पर्श भी होता है और घर्षण भी होता है, वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले स्पर्श करती है और बाद में रगड़ खाकर बाहर निकलती है, घर्षण भी करती है, रगड़ती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म ध्वनियां भी कहा जाता है, जैसे श, श, श। अंतस्थ व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इन्हें न तो व्यंजन माना गया है न स्वरीय, दोनों इनके बीच की ध्वनियों में काउंट किया जाता है। पार्श्विक व्यंजन होते हैं। पार्श्विक व्यंजन का अर्थ है बगल का। जिन ध्वनियों में वायु जिह्वा के अगल बगल से निकल जाती है वे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। ल एक पार्श्विक व्यंजन है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अंतस्थ, पार्श्विक और परकंपित। और परकंपित व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन पैदा होता है, जैसे र। तो र एक परकंपित व्यंजन है, ल एक पार्श्विक व्यंजन है और अंतस्थ ये, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन है से है। इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अर्धस्वर। संस्कृत में ये और व को अर्धस्वर कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। उतक्षिप्त व्यंजन। उतक्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से बाहर जाता है उसे उतक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड, ढ।
ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, डे और ढे। अनुस्वार हैं, वर्ग के पंचम वर्ण के स्वर रहित होने पर उन्हें बिंदु के रूप में लिखा जाता, वो अनुस्वार कहलाते हैं। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है, जैसे अतः, परातः आदि, तो विसर्ग का उच्चारण है होता है। व्यंजन गुच्छ, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ समास के झटके में बोले जाते हैं, वो व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं, जैसे स्नान, अग्नि, मार्ग आदि। इसमें एक व्यंजन आधा होता है और दूसरा पूरा होता है, और दोनों एक साथ मिलाकर के झटके के साथ बोले जाते हैं। द्वित्व व्यंजन होता है, एक ही वर्ण दो बार आए। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे ऊतर, ऊतर में तय डबल है, सज्जा, सजा, सजा में जा डबल है, उद्देश्य आदि। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।